मेरा नाम नीला है। मैं मेरे पति रवि के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ है। शादी के बाद मैं उनके साथ यही रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े बड़े घर है। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है। क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गया था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जॉब वापस करती हूँ। हालांकि रवि इसके लिए मना करते थे, कहते थे कि वो अच्छा कमाते हैं, क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारी सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की। आसपास के घर में काम करने वाली से मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब और ज्यादा काम लेना नहीं चाहता था। इसलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात रवि को बताई और उन्हें ही कोई काम करने वाली को ढूंढने को कहा। रवि ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। रवि उन्हें पहले से जानते थे। शादी के पहले रवि वहां से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम राखी था। वो 48 साल की होगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। रवि तो पहले भी उनका बना खाना खाते थे, तो उन्हें तो पता था, इसलिए वो उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने तक राखी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की एक चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय मैं कुछ समय सोसाइटी के महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सब से बात कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली। हमारे 5 घर छोड़कर ही एक परिवार रहता था। बड़ा रईस था, उनका वो खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 19 साल की सुबह से घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहां रहती भी थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर थी ही नहीं। फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई तो नहीं। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी। अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर आई। रवि मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए, यही सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाजा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला, क्योंकि उसे अंदर से बंद किया था। मैंने डोर बेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाजा खोला। रवि ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे क्यों लग रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था, दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर दिया, आवाज सुनाई नहीं दी। उसकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाजा बंद करना मैं भूल गई, तो हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाजा खुला होता है तो मेरे बेडरूम के मिरर से हमारे हॉल का बाथरूम दिखाई देता है। मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी। वो भी हमारे हॉल के बाथरूम में। रवि भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वो लड़की पहले से ही थी।
यह सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतना दिखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया हवा से। मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी बाहर जाकर देखूं और जो भी मैंने देखा वो सब गलत हो। धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाजा खोला तो बाथरूम का दरवाजा तो खुला था। रवि और वो लड़की दोनों ही वहां नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं यह सोच रही थी कि रवि उस लड़की को कैसे जानता है। वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब रवि के साथ क्या कर रही थी, और अब रवि उसे लेकर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि मैं रवि को फोन करूं। मैंने उसी समय फोन किया। रवि ने कुछ देर बाद फोन उठाया। मेरे कुछ पूछने के पहले ही रवि ने कहा कि मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रवि ने फोन काट दिया। वो मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैं अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझा रही थी कि रवि से बैठकर एक बार बात कर ले, अभी से कुछ भी मत सोच, शायद कुछ और बात होगी। लेकिन फिर यही ख्याल आता कि आईने में मैंने उसे देखा। थोड़ी देर बाद हमारी काम वाली राखी भी आ गई। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रवि करीब 2 घंटे बाद घर आए। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। वो बोले ऐसे ही कुछ काम आ गया था। वो फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में राखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में रवि से बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। राखी खाना लगा रही थी। खाने लगाने के बाद राखी बोली कि साहब बहुत अच्छा काम किया आज आपने। रवि बोले कि थोड़ा और लेट होते तो बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही है। राखी बोली कि मैडम वो लड़की थी जो यहाँ पड़ोस में उनके यहाँ काम करती थी और रहती थी। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, हाँ सोसाइटी में सुबह से नहीं है। कहाँ है? राखी ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। राखी ने कहा कि वो छोटे गांव की है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। लड़की अपने घर जाना चाहती थी लेकिन उस घर की मालकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ता था। जब वो काम पर लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे। लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए उन्हीं के परिवार के। उसने काम छोड़ने और जाने को कहा, तो उन्होंने उसे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिलती। उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल है, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस घर की मालकिन उस पर नजर रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वो उस दिन सुबह आपके जाने के बाद यहाँ आ गई थी। आप लोग गए तब वो यही थी, बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज्यादा मैं साहब को जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं, उन्हें बताया। उसकी मदद करने को कहा। इसलिए साहब उसे उसकी घर की बस में बैठाकर अभी आए। रवि ने कहा कि इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। जब मैं आया तो वो बाथरूम में छिपी थी, डरी हुई थी। मैं उससे बात कर ही रहा था कि तुम आ गई और वो फिर बाथरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस स्टैंड चला गया। तुम्हारा फोन आया तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम से सारी बात बताऊंगा। लड़की सीधी थी। वो खुश थी कि अपने घर जा रही है। राखी और रवि की बात सुन मुझे यकीन नहीं हुआ। राखी ने कहा कि बाहर छोटे शहर से काम करने वाले जो आते हैं वो भी इंसान होते हैं। यह बड़े लोग कब समझेंगे। अपने स्वार्थ के लिए उसे रख रखा था।
उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल ने एक तसल्ली भरी सांस भी ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने राखी को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे भी बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम इंसान हैं, सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। वे बेखबर थे अंजामे इश्क से। खबर पड़ी तब तक तो सब कुछ लूट चुका था। उस दिन पहली बार देखा था चैतन्य ने उसे। बिल्कुल पूर्णिमा के चांद के टुकड़े सी रंगत थी उसकी, मगर उसके बावजूद चेहरे पर उदासी का पहरा था। शून्य में कहीं ताक रही थी। गुलाब की पंखुड़ी पर ठहरी हुई उसकी बूंद सी लगी थी वह चैतन्य को। आसमानी रंग की साड़ी में लिपटी हुई, कंधे पर एक पर्स लटकाया हुआ था। गले में मंगलसूत्र और मांग को देख चैतन्य ने अनुमान लगा लिया कि वह शादीशुदा है। उसके शादीशुदा होने की बात जानकर चैतन्य का मन खराब हो गया। उसके बाद उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह आगे बढ़ गया। चैतन्य सक्सेना पेशे से एक डॉक्टर था। 30 के आसपास उम्र थी उसकी। दिखने में हैंडसम था और उस दिन वह अपनी ड्यूटी के लिए आया ही था जब उसने उसे देखा। महिलाओं के वार्ड के अगले 1-2 दिनों तक चैतन्य को वह दिखाई नहीं दी और अब तक तो चैतन्य उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही चुका था। वैसे तो रह रहे उसकी वे आंखें याद आ ही जाती, मगर चैतन्य खुद को समझाता कि वह शादीशुदा है और इस तरह गैर महिला पर नजर डालना गलत बात थी। और खुद को समझा वह उसकी आंखों का ख्याल भी दिमाग से झटक देता। 2 दिन बाद उसकी नाइट ड्यूटी थी। सारी रात की ड्यूटी और थकान के कारण सुबह तक उसकी आंखें भी बड़ी मुश्किल से खुल रही थी, मगर फिर भी एक इमरजेंसी केस आया तो वो उसे हैंडल करना पड़ा। वो हॉस्पिटल के कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स में से था जो बहुत ही काबिल थे। वह भी एक काबिल डॉक्टर था, ज्यादा बोलता नहीं था, बस खुद से ही मतलब रखता था। ज्यादातर गंभीर ही रहता था, इसीलिए हॉस्पिटल का लगभग स्टाफ उसे बहुत ही मतलबी और खर्च समझता था। मगर वह कुछ न कहता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर किस किस को समझाने बैठे। उसे अपने पेशे से प्यार था और वह पेशेंट्स को सबसे ज्यादा महत्व देता था, फिर चाहे आधी रात को भी उसे कोई केस देखना पड़े, उसे यह मंजूर था। वह केस निपटाकर उनिंदी आंखों को जबरदस्ती खोलता हुआ बाहर आया तो उसे वही जानी पहचानी शक्ल फिर से दिखाई दी। एक बार तो उसने उसे अपनी आंखों का भरम मान लिया, फिर जब 2-3 बार आंखें मिचमिचा कर देखा तब जाकर यकीन पहन रखी थी। मगर जो एक चीज थी वो यह थी कि आज भी उसके चेहरे पर उदासी ही छाई हुई थी। इस बार चैतन्य ने जब उसे गौर से देखा तो उसकी आंखें हैरत से छोटी छोटी हो गई। उसके गले पर जलने जैसा कुछ निशान था। फिर कुछ देर बाद जब उसका नाम पुकारा गया तो वह महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंदी तिवारी के केबिन की तरफ बढ़ गई। आनंदी तिवारी चैतन्य की हमउम्र ही थी और एक वही थी जिससे चैतन्य की थोड़ी बहुत बनती थी। और इसका कारण शायद यह था कि आनंदी एक हंसमुख किस्म की इंसान थी जो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाती थी। चैतन्य भी न जाने कैसे मगर उनसे बोलने लगा, खुलने लगा। वैसे तो उसने हॉस्पिटल में किसी को अभी तक अपनी निजी जिंदगी में झांकने की परमिशन नहीं दी थी, मगर आनंदी उससे सब कुछ उगलवा ही लेती थी और इस तरह चैतन्य उसे अपनी दोस्त ही मानता था। वह तो उठकर केबिन में चली गई, मगर चैतन्य कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नाम चल रहा था और वो था अस्मिता। यह नाम थोड़ी देर पहले उसे बुलाने के लिए पुकारा गया था, मगर चैतन्य के जेहन में यह नाम रिपीट मोड में ही चल रहा था। उसने मन ही मन एक बार यह नाम दोहराया, फिर वह बाहर चला आया। उसके जेहन में रह रहकर अस्मिता के गले का वो निशान घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन 2 दिनों में उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि 2 दिन पहले तो उसके गले पर वैसा कोई निशान नहीं था। वह घर आया तो नौकरानी ने दरवाजा खोला। क्या भाव, इतना लेट क्यों किया? नौकरानी सचिसरूपा ताई ने पूछा। वह बड़ी दीदी की तरह चैतन्य के इस फ्लैट का और चैतन्य का ख्याल रखती थी।
चैतन्य भी उनके साथ काफी खुला हुआ था, तो उसे ताई के सामने बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। ताई तो बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वो चैतन्य से ऐसे बात करती थी मानो सच में उसकी बड़ी दीदी ही हो। क्या बताऊं ताई, एक इमरजेंसी केस आ गया था, तो ऐसे में चैतन्य ने अपना सफेद कोट जिस्म से उतारकर सोफे पर रख दिया। उसकी बात सुनकर ताई ने बस सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दे डाली। उसके बाद वह शॉवर लेने कमरे में चला आया। तब तक ताई उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। सर्दियों में नाश्ता बनाकर रखने पर वह ठंडा हो जाता था और फिर से गर्म करने पर उसका स्वाद चला जाता था, ऐसा चैतन्य का ताई को कहना था। इसीलिए उसने ताई को बोल दिया कि वह उसे तुरंत ही गर्म खाना बनाकर खिलाए। बस इसीलिए ताई ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया था और वो चैतन्य का इंतजार कर रही थी। उस कॉलोनी में सारे ही डॉक्टर परिवार रहते थे। हालांकि कोई चैतन्य की तरह अकेला भी रहता था और शचिरूपा ताई को एक दो और घरों में भी काम करना होता था, इसीलिए वे जल्दी जल्दी चैतन्य के फ्लैट का जरूरी काम जैसे झाड़े, खाना बनाना आदि काम निपटाकर चली जाती थी। शॉवर लेते वक्त भी चैतन्य के दिमाग में अस्मिता ही चल रही थी। 5 मिनट के अंदर अंदर चैतन्य शॉवर लेकर बाहर चला आया था। वो एक ढीली ढाली टी शर्ट और ट्राउजर पहनने के बाद आदमकद मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वैसे खुद को अच्छे से तैयार करना लगभग लड़कियों का ही काम होता है, मगर आज पहली बार न जाने क्यों पर चैतन्य को भी खुद के लुक पर ध्यान देने की इच्छा हुई। चेहरे पर दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई थी, जिसे उसने पिछले कुछ दिनों से ट्रिमिंग भी नहीं की हुई थी। रात भर पेशेंट्स को देखने और भरपूर नींद न ले पाने के कारण आंखों के नीचे हल्का कालापन भी उभराया था, जिन्हें आज की पॉपुलेशन डार्क सर्कल्स कहती है। होठों पर पपड़ियां जमकर वे थोड़े खुरदारे भी हो गए थे, जिन्हें देख उसने होठों पर जीभ फेरी। कुल मिलाकर इन दिनों उसका डैशिंग लुक थोड़ा फीका पड़ गया था। हालांकि वह इसके बावजूद भी पहली नजर में देखने पर वह आकर्षक ही लगता था। फिर भी खुद पर ध्यान देना अलग बात थी। अपना लुक देखने के बाद चैतन्य का पूरा मूड खराब हो गया। सच कहो तो इन दिनों उसे खुद पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाया था। उसने नाश्ता करने के बाद दाढ़ी ट्रिम करवाने और बाल बनवाने की सोची। यह शायद अस्मिता नाम की उस महिला का ही कमाल था, जिसका ख्याल भी चैतन्य के जेहन में रह रह कर आ ही जाता। वह खुद का पूरा जायजा लेने के बाद बाहर चला आया। तब तक ताई ने नाश्ता रेडी कर दिया था। चैतन्य बाहर आया तो ताई ने उसे नाश्ता परोस दिया। ताई आप भी कर लीजिए ना, चैतन्य ने ताई को नाश्ता करने को कहा। निको, मैं करके आई है, ताई ने मुस्कुराकर टाल दिया। इतनी सुबह आप मुझसे झूठ बोल रही है ना, चैतन्य ने उन्हें शतभरी निगाहों से देखते हुए पूछा। अरे देवा, तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? मैं झट क्यों बोलेगी भला, ताई ने तर्जनी अंगुली और अंगूठा गले पर रखते हुए कहा। द चैतन्य ने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में चला आया। अब तो वह सारा दिन फ्री ही था। उसके बाद ताई काफी देर तक रसोई में खटपट करती रही। वे शायद बर्तन धो रही थी, जिसकी आवाज चैतन्य साफ सुन सकता था। ताई ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और वे अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई चैतन्य के कमरे के बाहर आई। उन्होंने बाहर से ही चैतन्य को आवाज लगाई। खाना फ्रिज में रखा है, भूख लगे तो खा लेना, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, दूसरा लेना है। अब मैं जाती है, ताई ने चैतन्य को आवाज लगा कर कहा। हाँ, चैतन्य ने हामी भर दी। आज तो बहुत लेट हो गई रे बाबा, ताई बड़बड़ाती हुई चली गई। अब तो चैतन्य को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए उसने सैलून जाने का विचार त्याग दिया। वैसे भी रात को ड्यूटी होने के कारण रात की नींद भी अभी बाकी ही थी, इसलिए उसने गैस आज तो बहुत लेट हो गई रे बाबा, ताई बड़बड़ाती हुई चली गई। अब तो चैतन्य को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए उसने सैलून जाने का विचार त्याग दिया। वैसे भी रात को ड्यूटी होने के कारण रात की नींद भी अभी बाकी ही थी, इसलिए उसने गैस सिलेंडर लाने का काम भी शाम पर ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह नींद के आगोश में चला गया। कमबख्त आंखें भी न, हर बार तुम पर जाकर ही ठिठकती है, इन्हें भी तुम्हारी मौजूदगी में होश और लिहाज नहीं रहता। अलार्म पर बजती मेलोडी के शोर से उसकी नींद खुली।
टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। चैतन्य उठा और वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गया। मुंह धोया तब जाकर उसकी नींद उड़ी। सारा दिन उसने सोते हुए ही गुजार दिया था। सुबह 10 बजे सोया था और अब जाकर उसकी नींद उड़ी थी। उसे याद आया सैलून भी तो जाना था और गैस सिलेंडर भी लेते आना था। किचन में जाकर देखा कोई जरूरी सामान तो नहीं लाना है। और तो कुछ नहीं, सब्जी खत्म हो गई थी तो वो लानी थी। उसने जीन्स शर्ट पहने और एक स्वेटर भी डाल ली। स्वेटर के बावजूद भी सर्दी की वजह से शरीर कांप रहा था। सर्दी में बाहर निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, मगर जो भी हो बाजार तो जाना ही था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर चला आया। दरवाजा लॉक करके वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इस अपार्टमेंट के 7th फ्लोर पर उसका फ्लैट था। वह नीचे आया और पार्किंग से गाड़ी लेकर मार्केट निकल गया। मेंस सैलून जाकर बाल बनवाए और अस्त व्यस्त गाई दाढ़ी भी अच्छे से सेट करवा ली। सैलून वाला तो फेशियल, हेयर ट्रीटमेंट और भी न जाने क्या क्या करवाने को कहने लगा था, मगर उसने साफ मना कर दिया। ये सब उसे पसंद भी नहीं था। बचपन से ही वो वास्तविकता के करीब रहा है, फिर चाहे लोग उसके बारे में जो भी सोचे उसे फर्क नहीं पड़ता था। बाहर आया तो मन में आया क्यों ना कुछ एक कपड़े खरीद लिए जाए। वैसे भी अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे हुए उसे न जाने कितने ही दिन बीत गए थे। वो मॉल में चला आया, अपने लिए कुछ शर्ट पसंद किए और उन्हें खुद पर जचा कर वहां लगे बड़े से मिरर में देख ही रहा था जब उसे मिरर में एक जानी पहचानी सी शक्ल दिखाई दी। हाँ यार, वही थी। क्या नाम था? हाँ, अस्मिता। अस्मिता ही थी वह। चैतन्य ने मुड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखा। चैतन्य ने देखा वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। फिर एक आदमी आया और उसकी बांह पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। चैतन्य ने उस आदमी की मौजूदगी में उसके चेहरे पर नापसंदगी स्पष्ट देखी थी। ऐसे लगा मानो वह उस आदमी के साथ वहां से जबरदस्ती जा रही थी। न जाने क्यों पर यह देख चैतन्य को अच्छा नहीं लगा। उसे अस्मिता नाम की उस महिला से लगाव हो रहा था। एक ऐसा एहसास उसके दिल में पनप रहा था जिससे अभी तक वो खुद भी पूरी तरह अनजान था। चैतन्य ने अपने कपड़े पैक करवाए और काउंटर पर पैसे चुकता करवा बाहर निकल आया। बाहर निकलते वक्त वह अपने हाथ में थामे बैग को सही पकड़ने में व्यस्त था कि तभी सामने से आते किसी शख्स से टकरा गया। अबे ओए, देख कर नहीं चल सकता। यह आवाज सुन चैतन्य ने सिर उठाकर देखा। सामने वही आदमी खड़ा था जो कुछ देर पहले अस्मिता की बांह पकड़कर उसे वहां से ले जा रहा था। चैतन्य ने एक नजर उसके पीछे डाली तो अस्मिता खड़ी थी, हाथों में काफी सामान थामे। सॉरी, चैतन्य ने बस इतना ही कहा। वह बात को आई कि गई करना चाहता था। इस वक्त बेमतलब का तमाशा करना उसकी आदत में ही नहीं था, वरना वो भी सामने खड़े उस इंसान से कह सकता था, ब्रो तू भी तो देख कर चल सकता था ना। चैतन्य चुपचाप उस आदमी की बगल से निकलकर जाने लगा तो उस आदमी की तीखी सी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। अंधा साला। उसने शायद ये शब्द जानबूझकर चैतन्य को सुनाने दे उद्देश्य से ही कहे थे। ओए मिस्टर, जबान संभाल कर, चैतन्य ने गंभीरता से कहा। उसके कानों में सामने खड़े इंसान के वे शब्द खंजर की तरह पड़े थे। चैतन्य कभी इतना भला इंसान भी नहीं बनना चाहता था कि कोई उसकी बेइज्जती कर दे और वह चुप रह जाए। वैसे भी आजा के जमाने के सीधे सादे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती, लोग उन्हें पैरों तले रौंदते ही है बस। नहीं संभालूंगा तो क्या कर लेगा। वह आदमी अब बदतमीजी पर उतर आया था जो चैतन्य की सहन से बिल्कुल भी बाहर थी। उसका पेशेंस लेवल इतना कम था कि किसी के भड़काने पर बेजल्दी उसका गुस्सा अपने चरम पर होता था। लेकिन आज अस्मिता चैतन्य के बिल्कुल सामने खड़ी थी तो चैतन्य को जबरन अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ा। चैतन्य ने अपना वक्त फिजूल करने की बजाय वहां से जाना ही बेहतर समझा तो उसने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। मगर वह आदमी शायद कुछ ज्यादा ही ढीठ मालूम हो रहा था। वह इतना फुर्सतिया जान पड़ता था कि किसी से भी लड़ाई करने को आतुर ही रहता होगा। बोल न, मुंह छुपाकर कहाँ भाग रहा है? डर गया।
उस आदमी ने ढिठाई और बेशर्मी से बतीसी चमकाते हुए कहा तो चैतन्य के कदह। उस आदमी को शुक्र मनाना चाहिए था कि आज अस्मिता की वजह से वो बच गया था, मगर वो आदमी था कि खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। अस्मिता को देख चैतन्य उसे जाने दे रहा था, मगर अब तो चैतन्य की भी बर्दाश्ती से बाहर हो चुका था। चैतन्य ने एक नजर अस्मिता पर डाली, फिर उसने गुस्से भरी निगाह उस आदमी पर जमा ली। लगता है अब तक मुझ जैसे से पाला नहीं पड़ा तेरा। चैतन्य ने अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए कहा तो वह आदमी गुस्से से बौखला गया। धमकी दे रहा है मुझे? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? उस आदमी ने गुस्से से उबलते हुए कहा। जानना भी नहीं है तू कौन है? तेरा परिचय तू अपनी जेब में रख, चैतन्य ने बिना किसी भाव के कहा। तेरी इतनी हिम्मत? उस आदमी ने गुस्से से फुफकारते हुए आगे बढ़कर चैतन्य की शर्ट की कॉलर पकड़ ली। अब तो चैतन्य का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। बस यही नहीं करना चाहिए था तुझे। चैतन्य ने गंभीरता और गुस्से